तो इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो, बहू नहीं है, ध्यान रखना। 25 साल में 20 साल में तुम उसे इतना प्यार नहीं दे पाई। 20 साल में तुमने क्या संस्कार दिए हैं कि 20 साल जिसने मां से प्यार किया और 1 साल में पत्नी से प्यार करने लगा। ध्यान रखना, कमी तुम में होगी, ध्यान रखना। थोड़ा अपने दिल को बड़ा करिए। क्या करे माताएं भी, पड़ोस में एक से एक ट्रेनर बैठे हुए हैं, एक से एक सलाह देने वाले। अरे सुना, बोले क्या, बोले बहू आ रही है ना, बोले हाँ, ज्यादा सिर पे मत चढ़ाना। तेरे की घर उसका, बहू तेरे पेट में क्या हो रहा है, ज्यादा सिर पे। आजकल यही होता है, मंदिरों में पद्म पुराण नहीं पढ़ती है, बुढ़िया पुराण ज्यादा पढ़ती है। कोई नहीं पढ़ता मंदिर में, महापुराण पढ़ रहा हो, खुला तो शास्त्र रहता है, बातें कोई और चलती रहती है। यहाँ शास्त्र खुला है, वहां 2 बैठी हैं। अब हालत तो बहुत खराब है मंदिरों के, मैं देखता हूँ। लोग कहते महाराज आप मंदिर में ज्यादा क्यों नहीं ठहरते हैं। मैंने कहा सिवा धर्म के और सब कुछ मंदिर में मिला करता है, इसलिए मेरा मन ज्यादा। बैठी थी, मैं जाके दर्शन कर रहा था, 2 अम्माएं बैठी आपस में बात कर रही, शास्त्र खुला ही पड़ा है, मंगलाचरण किया है, आगे का एक अक्षर नहीं पड़ा है, शास्त्र खुला है। उसने कहा क्यों, तेरी शादी हो गई क्या लड़के की, बोले हो गई। अरे बोले तूने मुझे तो बुलाया नहीं। पुराण कौन सा रखा, पद्म पुराण, और पढ़ा क्या जा रहा है, बुढ़िया पुराण। ध्यान रखिए। बोले तूने मुझे, अरे अम्मा जी क्या करूं, नहीं भूल पाई, कार्ड तो भेजा था नहीं हुआ। अरे आजकल हमने कार्ड छपाना बंद कर दिए, अब तो मोबाइल में मैसेज। अरे तू भी पागल हो गई, मैं कभी मोबाइल देखती हूँ क्या। देखो पुराण कौन सा खुला है, रामचरित्र खुला है, रावण का चरित्र पढ़ा जा रहा है। मान लो बोले कैसी शादी हुई, बोले शादी तो अम्मा जी इतनी बढ़िया हुई, इतनी तारीफ करी। बोले एक बात बता कितना मिला है। देखो तेल जले तेली का दिल जले, अब तुझे क्या मतलब कितना मिला है कितना नहीं मिला। अरे कुछ लाई है दहेज महेज, बोले नहीं मैंने ज्ञान गंगा महोत्सव में पुलक सागर के प्रवचन सुन लिए थे और मैंने कह दिया था आज के बाद दहेज नहीं लूंगी। अरे तेरी मती मारी गई, तू भी महाराजों की बातों में लग गई, ना उनके आगे कोई ना बाबा जी की बात में लग गई तू भी। बोले कुछ नहीं मिला, बोले नहीं। बोले धत तेरे की हीरा सा लड़का, शब्द देखो अनुप्रास अलंकार, हीरा सा लड़का कौड़ियों के भाव में बेच। जब इतना हीरा सा था तो तूने अपनी बेटी क्यों नहीं देती। ध्यान रखा, मत भूखो किसी के घर, ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, कान खोल दिए जाते हैं और एक हंसता खिलखिलाता घर बिखेर दिया जाता है। ध्यान रखिए, महिलाओं से मेरा निवेदन है मंदिरों में बैठकर केवल धर्म की बातें होना चाहिए, मंदिरों में बैठकर धर्म कथा होना चाहिए। इसकी बहू नहीं आई, उसका बेटा नहीं, ये आदमी भी कौन से कम है, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। ध्यान रखना, इनसे यदि पूछ लो कि वेदी पे कौन कौन से भगवान है तो नाम नहीं मालूम होगा। पूछ लो कि किस भगवान का कौन सा चिन्ह है तो तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कौन की बहू आ रही है और कौन की बहू नहीं आ रही है। कल नहीं आई, आज नहीं आई, कहां गई। भक्त क्या देखने जाते हो मंदिर में। मंदिरों को अपवित्र मत करिए मेरे भाई। किसी भी सास के कानों में ऐसी गंदगी मत डालो। मेरी सभा में बैठे तो एक एक महिला एक संकल्प करे कि कोई यदि हमारे घर की बुराई या बहू की बुराई करेगी तो कहना मेरा कान डस्टबिन नहीं है, ये गंदगी डालना है तो कहीं और जाकर के डाल, मेरे हंसते खिलखिलाते घर पर बुरी नजर मत लगा। ध्यान रखिए, तुझे क्या लेना देना दहेज मिला कि नहीं मिला, कौन सा तेरे घर में आ रहा है, लेकिन आग लगाना उनका काम है। एक मंथरा ना होती तो राम को वनवास नहीं होता मेरे भाई। ध्यान रखना, कौन कहता है कि मंथरा नहीं है, मोहल्ले में 2-4 तो होती हैं। ध्यान रखना, जिनका काम घरों में आग लगाना हुआ करता है। मानने वाले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर बहू अच्छी होती है। कभी कभी ज्यादा स्वतंत्रता का भी नाजायज फायदा उठाया जाता है, लेकिन किसी एक को देख करके सब बहुओं को गलत कहना ये हमारी नासमझी हुआ करती है। ध्यान रखिए, 2 भाई भाई अलग क्यों हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कहा सुनी नहीं होती थी पहले, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की बातें नहीं काटते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी एक छत के नीचे रहते थे। ऐसा कौन सा मोड़ जिंदगी में आता है 2 भाई अलग हो जाते हैं।
एक शेर ने दिलेरी की है, बाकी तो ये सब मिमिया रहे हैं। ध्यान रखना कि घर जाके फिर क्लास लगेगी। एक तो जिंदा शेर खड़ा हुआ, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, मेरी सभा में शेर बन जाओ, नहीं तो हालात तो ऐसे। एक आदमी को मैंने देखा, क्यों रे तू ऑफिस में बड़ा शेर बना घूमता है, दुकान में बड़ा शेर बना घूमता है, घर में जाके तुझे क्या हो जाता है? बोले महाराज शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, लेकिन घर में जाता हूं तो दुर्गा जी ऊपर बैठ जाती है, इसलिए मैं भीगी बिल्ली हो जाया करता हूं। एक शेर मिला, ध्यान रखना मान्यवर। और आनंद तो इस बात का है कि जिसके लिए बोल रहा है वही तालियां बजा रही है। क्या बात है, ध्यान रखना। दो खून एक रहते हैं, एक खून एक ही घर में पैदा होने वाले एक साथ रहा करते हैं मान्यवर। ना जाने जिंदगी में ऐसा कौन सा खून आ जाता है जो एक खून को दो करने का प्रयास करता है। ध्यान रखिए, एक खून आ जाता है दूसरे घर का, ध्यान रखना, वो आके एक घर के खून को बांट दिया करते हैं। ध्यान, मुझे क्षमा करें, बात सच है, गलत नहीं है, छोटी है लेकिन सच है। ऐसा क्या जीवन में घट गया तुम्हारे? कल तक तो ये हाल था कि चार भाई एक थाली में भी खा लेते थे। अरे जिस बाप ने इस घर को चार बेटियों को पाल पोस करके विवाह करके विदा कर दिया, उस समय वह घर छोटा नहीं लगा। एक बहू क्या आती है, वो कहती है कि मकान छोटा है। ध्यान रखना, जहां चार चार बेटियां पल गई, जहां चार चार बेटे पल गए, उनके लिए मकान छोटा नहीं लगा। एक क्या शहजादी आ जाती है, उसे मकान छोटा लगता है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक परिवार की चर्चा कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। एक खून ऐसा आ जाता है हमारे घर में जो हमारे खून को बांट देता है। भाई भाई के खून तो एक ही हुआ करते हैं, एक पराया खून आता है। एक बात का दुख तो तब होता है कि जिस खून को बड़े बाजे गाजे के साथ विवाह करके लाते हैं, एक बात याद रखना, वह खून जो शादी करके घर में आता है, मैं कहता हूं वो खून ऐसा पराया खून है, वो कभी इस घर को अपना घर नहीं समझ पाता है, कभी इन माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझ पाता है, कभी देवर को भाई नहीं समझ पाती है, कभी ननंद को बहन नहीं समझ पाती है, वो हमेशा दूरियां बना करके रहा करती है। एक बात याद रखना, यदि इस घर को अपना घर मान लिया होता तो आज ये दशा घरों की होने वाली नहीं थी। एक बात स्मरण में रखना, यदि ये घर तुमने अपना घर माना होता तो कभी तुम अपने पति से ये नहीं कह रही होती, शाम को जब वो थका हारा लौट करके आता है, भोजन करता है, कमरे में जाता है, वहां पर शिकायतों की लिस्ट तैयार रहा करती है। तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा कहा। क्या करे वो बेचारा, वो लड़का न पत्नी का हो पाता है, न माँ का हो पाता है, न परिवार का हो पाता है, न वो इधर कुछ बोल पाता है, न उधर कुछ बोल पाता है। पहले तो कहा जाता था कि बेटियां जाके ससुराल में दुखी होती हैं, वो चार लोगों को दुख बता देती हैं, लेकिन ये कुंवारे छोरे जब शादीशुदा हो जाते हैं ना, माँ का पक्ष लेते हैं तो पत्नी आंख दिखाती है, और पत्नी का पक्ष लेते हैं तो माँ आंख दिखा। स्थिति बहुत गंभीर है लेकिन नियंत्रण में है। झगड़े होते हैं, आदमी भी लड़ता है, महिलाएं भी लड़ती हैं। फर्क इतना होता है, आदमी इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। महिलाएं ऐसा नहीं करती, महिलाएं तो बहुत होशियार हैं, इस कान से सुनती हैं, आदमी इधर से सुनेगा इधर निकाल देगा, लेकिन महिलाएं जो हुआ करती हैं इधर से सुन के इधर नहीं निकालती हैं, वो दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकाल दिया करती हैं। ये दोनों कानों से इधर से भी सुनेंगी इधर से भी सुनेंगी, और मुंह से कौन बोला जब भी बोलेंगी बारूद नहीं। यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, यहाँ अपने को भाई अभी चतुर्मास पूरा करना है, मैं तो बंबई वालों की बात कर रहा हूं, तुम्हारी आगे जाके देखूंगा। ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचिए। ऐसा नहीं है कि इन्हें गाली देना नहीं आता है, आता है। ऐसा नहीं कि इन्हें गाली नहीं आती है, बहुत आती है, लेकिन ये बोलती नहीं है।
ध्यान रखिए, आदमी तो गाली ही गाली बोलता है, हर चीज पे गाली बकता है, बिना गाली के बातों की शुरुआत हो, कई का तो गाली तकिया कलाम बन जाता है, हर बात पे 4 गाली बका करता है। मैंने कहा यार, जितनी भी गाली इस देश में है वो महिलाओं के नाम से सारी गाली है, माँ के नाम से, बहन के नाम से, बाप और भाई के नाम से कोई गाली इस देश में नहीं है। मैंने कहा इतनी सारी गालियां महिलाओं के नाम से क्यों है इस देश में? विचार किया कि महिलाओं को गाली आती है लेकिन ये गाली बका नहीं करती हैं, लेकिन आदमी 24 घंटे गालियां दिया कर। ध्यान रखिए मान्यवर, किन बातों पे झगड़ा होता है हमारे घर में? छोटी सी मानसिकता, बस संकीर्ण प्रवृत्ति हमारे यहां झगड़े को जन्म देती। हकीकत बताऊं, जीवन में 90% झगड़े फिजूल के हैं। देखना, कोई सिर पैर नहीं उन बातों का, कोई दम नहीं, कोई सेंस नहीं उन बातों में, जिन बातों में आदमी झगड़ पड़ता है, लड़ लेता है, मारपीट शुरू हो जाती है, दुश्मनी का चंद ठिकरों के लिए आदमी लड़ता है। मान्यवर, आप यदि क्रोध करने के बाद यदि शांत हो जाएं और एकांत में बैठकर सोचें, यार मैंने जो झगड़ा किया है ये लड़ने जैसी बात थी या नहीं थी, तो 90% बातें ऐसी हैं जिनका कोई वजूद नहीं हुआ करता है, उसमें आदमी झगड़ा कर लिया करता है। थोड़ी सी गलतफहमी आ गई, आदमी झगड़ा कर लेता है, थोड़ी सी शंका आ गई, आदमी झगड़ा कर लिया करता है। फिजूल की बातों में झगड़ा है। मेरा एक जगह चातुर्मास हो रहा था, और चातुर्मास में संत निवास के बाजू में एक बहुत बड़ा मकान था। सुबह सुबह हम लोग पाठ कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, झगड़े की आवाज आने लगी। अरे मैंने कहा भाई ये झगड़ा कौन कर रहा सुबह सुबह? मेरे साथ लड़के थे, मैंने कहा जरा देखो किसी ने टीवी चालू कर दिया है क्या? बोले महाराज झांक करके देखा तो बोले टीवी नहीं है, तो लाइव चल रहा है। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले डायरेक्ट झगड़ा हो रहा है। मैं गया, मैंने खिड़की से झांका, 2 पति पत्नी आपस में लड़ रहे, इतना लड़ रहे हैं कि लड़ते लड़ते कमरे से बाहर निकल आए, आंगन में आ गए। एक के हाथ में बेलन है, एक के हाथ में कौन बोला चिमटा है। चले ऐसे तुम लोग तैयार रहते हो बोलने के लिए, दोनों लड़ते झगड़ते बाहर आ गए, झगड़ा हो रहा। मैंने कहा इधर आओ। अरे बोले महाराज, मुझे देखा, झगड़े में थोड़ा सा ब्रेक लग गया। अरे बोले महाराज देख रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, ये सुबह सुबह भगवान के भजन करने का टाइम है, प्रभु के स्मरण करने का टाइम है, वो तुम सुबह सुबह पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे, कोई तरीका है जिंदगी जीने का? अरे बोले महाराज हो गया, झगड़ा हो गया। मैंने कहा किस बात का झगड़ा है मुझे बताओ, मैं फैसला करूं। बोले महाराज फैसले वाले का कोई बात ही नहीं है। तो मैंने कहा लड़काए को रहे हो? बोले महाराज जब पूछ रहे हो तो हम बताते हैं, झगड़ा हमारा 12 बजे रात से चल रहा है। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, पति पत्नी दोनों हैं, 12 बजे रात से झगड़ा चल रहा है। मैंने कहा किस बात का झगड़ा चल रहा है? बोले कुछ नहीं महाराज, आज नींद नहीं आ रही थी हम दोनों को। तो बोले क्या करे? बोले टीवी भी नहीं चल रही, लाइट भी नहीं थी। तो मैंने कहा क्या किया तुमने? बोले बस लेटा लेटा मेरे मुंह से इतना निकल गया कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी ने सुना, खबरदार तुम्हारा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो मैंने कहा यार तू इतना क्यों बोलती जब मैंने कह दिया मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा? पत्नी ने कहा कोई तुम्हारा अकेला हक नहीं है, मेरा भी हक है, मेरा बेटा अब फिजूल की बात है, इस पे झगड़ा बढ़ गया। बोले देखता हूं कैसे डॉक्टर बनाएगा। बोले मैं भी देखती हूं कैसे इंजीनियर बनाएगा। झगड़ा बढ़ते जा रहा। बोले बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर आ गए हम लोग कि डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा। इतना झगड़ा, बोले सवेरे के 4 बज गए लड़ते लड़ते। बोले देख तू ज्यादा बातें मत किया कर मेरे से, जब मैंने बोल दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो बनेगा। पत्नी ने कहा मैंने बोल दिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो बनेगा। रात भर झगड़े। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक बार बच्चे की मर्जी भी पूछ लो कि तुझे क्या बनना है। बच्चे से पूछना ही नहीं है, दोनों लड़े जा रहे हैं, ये बेना सिर पैर के झगड़े। मैंने कहा बच्चे को बुलाओ बच्चे को, उससे पूछो कि तुझे क्या बनना है। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा। अरे मैंने कहा बच्चे को बुला के लाओ ना। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तेरे की आदमी, बच्चा यदि पैदा हुआ तो डॉक्टर बनाएंगे। फिजूल की बातों का झगड़ा है, ये कोई झगड़ने की बात है? सास बहू में झगड़ा हो गया, बहू ने कहा मलाई मेरे पीहर में जाएगी, सास ने कहा चल
मलाई यहीं खाई जाएगी। इतनी लड़ाई, इतनी मलाई पे झगड़ा हो गया। बोले ये तो पीहर में जाएगी, पास में पीहर लोणन नीरा की होगी और कहां की हो सकती है? तो बोले ये मलाई मेरे पीहर में जाएगी। सास ने कहा नहीं, मलाई तो बारामती में ही खाई जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले देखती हूं तू कौन होती है रोकने वाली, अरे तेरे जैसी लाखों बहुएं देखी, चल मलाई यहीं रहेगी। इतना झगड़ा। ससुर जी दुकान से आए, उन्होंने कहा ये महाभारत क्यों मचा रखी, झगड़ा क्यों है? बोले बहू को समझा लो, वो कह रही है कि मलाई पीहर में जाएगी और मैं कह रही हूँ कि मलाई यहीं खाई जाएगी। ससुर ने कहा तुम मलाई पे लड़ रही, लाओ मलाई लेकर आओ, मैं ही खा लेता हूँ, टेंशन खत्म हो जाएगा, मलाई लेकर आओ। सास ने बहू को देखा, बहू ने सास को देखा, बोले मलाई लेके आ, बोले तू लेके आ। दोनों ने देखा लाए कौन। अभी तो दोनों में ये चर्चा चल रही थी कि भैंस लेके आना है। अभी भैंस आई, बचा ये भैंस घर में आई नहीं, मलाई का झगड़ा शुरू हो गए। ये फिजूल के झगड़े हमारे घरों में, बिना सिर पैर की ये बातें हमारे घरों को नरक। इतनी सी महिलाओं का तो पूछो ही मत क्या है, यहाँ की नहीं, बम्बई वाली महिलाएं जो है, इतना गड़बड़ मामला है, इतना गड़बड़ मामला। अब छोटी छोटी फिजूल की बातों में झगड़ा हो जाता है। अब गर्मी के दिन थे, जेठ जी घर में आए और घर में आकर के उनने ऐसा कोई बेचारे का इंटेंशन नहीं था, कोई सोच नहीं था, ऐसा उसने विचार नहीं किया। उसके बच्चे भी आए, भाई के बच्चे भी आ गए। बोले बच्चों पास आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैं बाजार से मीठे मीठे आम लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए, ये आम खाइए। जेठ जी ने क्या किया, थैले में हाथ डाला, एक आम अपने बच्चे को दे दिया और एक आम अपने छोटे भाई के बच्चे को दे दिया। वहां खड़ी खड़ी देवरानी देख रही है, बहू रानी देख रही है, अच्छा अपने बच्चे को भी आम, मेरे बच्चे को भी आम। लेकिन ये जेठ जी भरते तो बहुत पक्षपात है, ये जेठ सही नहीं है। संगति का जीवन में बहुत फर्क पड़ा करता है। एक संत के पास दो तोते थे, एक आदमी उनके यहां बैठने गया संत जी के दर्शन करने। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। अब जैसे ही पहुंचे तो एक तोता बोला, आइए, राम राम, स्वागत है आपका, स्वागतम, आइए बैठिए। आदमी को बड़ा अच्छा लगा कि यार तोता कितना मीठा बोल रहा है। जय जिनेन्द्र, राम राम, आइए भाई साहब बैठिए, अतिथि देवो भव, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। इतना सुकून मिला उसको। वो मुड़ा थोड़ा सा दूसरे तोते की तरफ, दूसरा तोते ने इतनी गालियां बकी, मारो, काटो, पीटो, पकड़ो, लूटो। अरे उसने कहा कि संत जी ये क्या मामला है? एक तोता गालियों पे गालियां बक रहा है और एक तोता आइए स्वागतम बड़ा मीठा शब्द बोल रहा है। संत ने कहा मैंने इन तोतों से कुछ जिंदगी का पाठ पढ़ा है। बोले क्या पाठ पढ़ा है? बोले जब ये तोते पैदा हुए थे, एक तोता मैंने डाकू के घर भेज दिया था और एक तोता मैंने साधु के घर भेज दिया था। अरे जो साधु का तोता था वो कहता था राम राम तुम्हारा स्वागत है, और जो डाकू के घर पला है वो कहता है मारो, काटो, पकड़ो और लूटो। ये संगति का फल है। तोता तो एक ही है ना, किस घर में पड़ा है? एक बात याद रखना, भीलनी के घर में पड़ा हुआ चंदन तिलक लगाने के काम नहीं आता, चूल्हे में जला करके रोटियां बनाया करती है। ध्यान रखना, भीलनी के घर में रखा हुआ हीरे का टुकड़ा आभूषण नहीं बनता है, वो पैर घिसने के काम आया करता। कहां पड़े हो आप? चंदन पड़ा चमार घर, ध्यान रखिए, नित नित कूटे चाम। चंदन कहां जाना चाहिए? किसी पंडित पुजारी के पास जाए तो माथे का तिलक बनेगा, और ऐसी जगह चला जाए जहां रोज चमड़ा कूटा जाएगा। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, आप कीमती हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। दोस्ती को ध्यान में रखिए, किसके साथ आपका उठना बैठना है। एक बात याद रखना, मैं खाने में बैठकर दूध पीना खराब है। ध्यान रखिए, मैं खाने में बैठकर दूध भी पियोगे तो शराबी का दर्जा मिलेगा तुम्हें, इतना स्मरण रखना। और संत के दरबार में पानी भी पियोगे तो पानी नहीं, अमृत और आशीर्वाद का नाम उसे दिया जाता है, अमृत पान हुआ करता है। चीज तो वही है, चीज में क्या फर्क पड़ता है? संगति किसकी कर रहे हो? अच्छे लोगों की संगति करो, ऊंचे लोगों की संगति करो। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, कौन बोला? माणिक चंद। ध्यान रखिए, माने संगति कैसे करना है, ऊंचे विचार। मैं जब स्कूल में पढ़ता था
पढ़ाई में बहुत वीक था, बहुत कमजोर। हकीकत बताऊं, धक्के लग लग के पास होता था, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। दुनिया भर की शैतानी में मन लगता था, पढ़ने लिखने में कोई दिमाग नहीं, बस इसी में खुश थे। कभी देखने ही नहीं कितने परसेंट, और हमारे समय तो परसेंटेज का लफड़ा ही नहीं था। इस क्लास से उस क्लास में चले गए, पास हो गए, ना माँ बाप को कुछ पड़ी है ना हमें कुछ पड़ी है। जाकर के देखा, बोले क्या रिजल्ट पास, नाचते गाते आ गए, जानते ही नहीं थे 90% क्या होते हैं। आजकल के बच्चे को तो 98% आ जाए तो डिप्रेशन में चला जाता है, 2% कम क्यों हुए। हम लोग तो कोई लफड़ा ही नहीं था, आ गए, पास हो गए, निकल गए, बैठ गए अगली क्लास में, कोई परसेंटेज की बात नहीं थी। कई बार तो 5 नंबर का ग्रेस भी लग के अगली क्लास में बिठा दिया जाता था। मान्य वर्ष सोचिए, बड़ी पढ़ाई बड़ी मजेदार थी। फेल भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं। एक लड़का फेल हो गया था हमारी क्लास में बचपन में। अब वो फेल तो हो गया बेचारा, बड़ा रो रहा। मैंने कहा काहे को रोता है यार, हो गया, फेल हो गया। स्कूल अगर आए तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई गर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। उस समय मैंने कविता लिखी थी, गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे। ये मेरी बचपन की कविता है। गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, गर फेल भी हो जाए तो पढ़ते ही रहेंगे। जिसने किया फेल वही पास करेगा, पढ़ाई अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, कितने खुश हो गए। देखो ऐसी बातें इतनी जल्दी आ जाती हैं। अरे जो फेल कर रहा वही पास करेगा, टेंशन काहे को ले रहा है, अभी नहीं करेगा अगले साल करेगा। आज की पढ़ाई बिल्कुल अलग हो गई है। ध्यान ध्यान, मैं पढ़ता था, पीछे की लाइन में बैठता था, मेरे नंबर कम आते थे। मेरे एक शिक्षक थे, आज मुझे स्मरण में आ रहे हैं, डी भारत, क्रिश्चियन थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे बचपन में, वृद्ध थे, रिटायर्ड होने के बाद भी वो स्कूल पढ़ाते थे कि मैं सरकार की पेंशन जो मिलती है ना, ये फ्री में नहीं खाऊंगा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं स्कूल रोज आऊंगा। ऐसे वह शिक्षक थे। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि इधर आओ, तुम देखने में तो बड़े अच्छे हो। उस समय तो मैं अच्छा ही था, क्यों अभी गड़बड़ लग रहा हूं क्या, ध्यान रखिए। उन्होंने कहा इधर आओ, तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो। मैंने कहा पढ़ता तो, दिमाग में कुछ नहीं चढ़ता है। बोले नहीं चढ़ेगा। मालूम है मेरी संगति खराब थी, गलत लोगों के साथ पीछे की सीट में बैठता था, मस्ती करना, टीचर पढ़ा रहा है एक दूसरे की छेड़छाड़ करना, टीचरों के नाम रखना उल्टे सीधे। अब स्कूलों में तो यही होता है, और क्या करोगे। उनको चिढ़ाना, उनकी नकल करना, वो चले गए तो ब्लैक बोर्ड में उनका चित्र बनाना, चित्र बना रहे सर का, बन गया बंदर का। बड़ी आफत होती थी। उन्होंने कहा इधर आओ, देखने में बड़े अच्छे हो लेकिन काम तुम्हारे बहुत गड़बड़ है, पढ़ाई में आगे बढ़ो। मैंने कहा मैं नहीं लगता मन। स्कूल क्यों आते हो, माँ बाप भेजते हैं, आना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं।